हेलो गाइस, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो फार्मा सेक्टर का मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है हमेशा। यस, यू आर राइट, हम लुपिन के बारे में बात करने वाले हैं। लुपिन के अगर हम स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस करें, लुपिन का स्टॉक प्राइस अगर देखा जाए तो 2015 में 2107 का हाई बनाकर आज ₹625 पे ट्रेड कर रहा है। दैट्स ऑलमोस्ट वन थर्ड हो गई है कंपनी के स्टॉक प्राइस की वैल्यू। अगर हम देखें, अगर ये स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा फॉल क्यों आया है, ये देखने से पहले हम समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि कंपनी इंडिया से 38% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का इंडियन फार्मा मार्केट में 3.8% का मार्केट शेयर है। डायबिटिक एंड कार्डियक सेगमेंट में कंपनी का बहुत अच्छा एक फुट होल्ड है। कंपनी के कुछ इन लाइसेंस भी प्रोडक्ट है जो कंपनी ने बनाए नहीं है, बट दूसरे कंपनी से बना के कंपनी को लाइसेंस दिया है टू सेल इन इंडिया। वो कंपनी का डोमेस्टिक पोर्टफोलियो का अराउंड 20% फॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस से कंपनी 56% ऑफ रेवेन्यू बनाती है। यूएस से कंपनी का 36% रेवेन्यू आता है। इमर्जिंग मार्केट से, यूरोप से, जर्मनी, यूके, फ्रांस से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। यूके में भी कंपनी का बहुत अच्छा प्रेजेंस है। लैटिन अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक रीजन में भी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान के मार्केट में कंपनी का अच्छा एक प्रेजेंस है फॉर्मुलेशन बिजनेस में। एपीआई से कंपनी का 6% रेवेन्यू आता है। 46% मार्केट शेयर है कंपनी का टीबी के एपीआई में। तो मतलब 6% का बहुत बड़ा शेयर तो 46% मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस सेगमेंट से ही आता है। कंपनी के स्टॉक प्राइस के फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ एकदम थम सी गई है। FY 17 में कंपनी का रेवेन्यू था 1749 करोड़ और अभी अगर FY 22 का देखा जाए तो 1641 करोड़ है। ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू डी ग्रो ही हो रहा है, या तो फ्लैटिश ग्रोथ रहती है या तो डी ग्रोथ रहती है। हार्डली कंपनी एक बहुत अच्छा ईयर कंपनी का गया है FY 17 के बाद, बट रेवेन्यू ट्रेंड तो फिर भी ठीक है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। अगर देखा जाए तो FY 22 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 10 to 12% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ FY 21 एंड कंपनी के मार्जिन्स भी काफी स्टीपली डिक्लाइन हुए हैं। समझो लास्ट ईयर 18% मार्जिन था और FY 22 की मार्जिन 2% है। तो इतना ज्यादा कंपनी की कौन से एक्सपेंसेस कंपनी इनकर कर रही है वो हम आज देखेंगे। सबसे बड़ा कंपनी के जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं वो यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस के हैं। तो यूएस एफडीए इंस्पेक्शन है क्या? यूएस एफडीए बेसिकली वो एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जो भी फार्मा कंपनीज यूएस में ड्रग्स एक्सपोर्ट करती है, यूएस एफडीए वहाँ रेगुलरली इंस्पेक्शंस कंडक्ट करती है। यूएस एफडीए इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के बाद या तो उन्हें एनओसी दे देती है यानी कि नो ऑब्जेक्शन, या तो वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में कुछ इश्यूज है बट कंपनी वो खुद ही रिजॉल्व कर सकती है। एक थर्ड होता है ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में बहुत बड़े मेजर इश्यूज है जो कंपनी को सबसे पहले सॉल्व करने चाहिए। अब इससे हुआ क्या है, कंपनी का जो गोवा प्लांट है जहां कंपनी का 20 to 25% ऑफ यूएस रेवेन्यू आता है, जहां से वहां कंपनी ने नवंबर 17 में वार्निंग इशू की थी, उसे री इंस्पेक्ट भी किया था। उसके बाद भी वहां पर बहुत सारे इश्यूज मिले हैं। पीतमपुर प्लांट है कंपनी का जहां से कंपनी का अराउंड 15% यूएस रेवेन्यू का आता है। नवंबर 17 में वहां पर भी कंपनी को वार्निंग लेटर्स मिले थे। कंपनी ने वहां अपने मेजर्स करेक्टिव इश्यूज तो ले लिए हैं बट यूएस एफडीए का फिर से इंस्पेक्शन होना बाकी है। तारापुर प्लांट है जहां से कंपनी का अराउंड 5% ऑफ रेवेन्यू आता है, वहां भी कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मिला था। मंदीदीप प्लांट में भी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मिला था। एक कंपनी का यूएस में भी प्लांट है सोमरसेट, वहां पर भी कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मिला था। अब यूएस एफडीए की वार्निंग मिलने से होता क्या है कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स फाइल करती है, जो पेटेंट्स एक्सपायर होते हैं, जिनके जेनेरिक वर्जन के लिए कंपनी प्रोडक्ट फाइलिंग करती है, या तो कंपनी की उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जहां कंपनी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का नोटिस मिला है वहां पर से प्रोडक्ट फाइलिंग्स बंद हो जाती है, या फिर कंपनी को मोर डेटा सबमिट करना पड़ता है उस ड्रग के अप्रूवल लेने के लिए। कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी कम हो गए हैं। सोमरसेट यूएस का प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 30% है एंड नागपुर के प्लांट की अराउंड 50% है। तो कंपनी के पास आइडल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जैसे यूएस एफडीए ने जो मतलब करेक्टिव एक्शंस लेने बोले हैं, उसे लेने के लिए कंपनी को बहुत से रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकर करने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है ओवर द लास्ट 4 इयर्स, क्योंकि कंपनी को नोटिस आए हैं तो कंपनी को केटर करना पड़ता है उसे जल्द से जल्द। लीगल कॉस्ट भी जो यूएस एफडीए से डील करने के लिए जो लीगल एंड प्रोफेशनल फीस लगती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो पूरा फार्मा मार्केट फेस कर रहा है कि द कॉस्ट टू ब्रिंग अ न्यू ड्रग टू द मार्केट वो 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन हो गई है, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। साथ ही साथ कंपनी के साथ और भी कुछ इश्यूज रहे हैं, जैसे कि कंपनी ने गैविस का एक एक्विजिशन किया था। वो कंपनी ने वैल्यू किया था, एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी ने 9x ऑफ इट्स सेल ली थी।
जब मार्केट उस समय मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को वैल्यू 1 to 3x ऑफ इट्स सेल दे रहा था, तब गेविस का एक्विजिशन लुपिन ने 9x ऑफ इट्स सेल किया था। बट ये अग्रेसिव मूव लुपिन के लिए काफी ज्यादा बैकफायर हुआ है। क्यों? क्योंकि यूएस में उसी समय काफी ज्यादा प्राइस इरोजन हो गया जेनेरिक प्रोडक्ट्स में। गैविस बेसिकली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस बनाती थी, ओपीएम रिलेटेड, बट हुआ क्या, यूएस में काफी ज्यादा डेथ्स चालू हो गई ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एक्सिस ड्रग्स। तो यूएस एफडीए ने काफी ज्यादा रेगुलेशंस ला लिए टू कंट्रोल दीज ड्रग्स, ओपियोइड्स जिसको बोलते हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ ओपीएम रहता है। इसके कारण मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका 80% यानी यूएसडी 780 मिलियन राइट ऑफ कर दिया है अपनी बुक्स से। लुपिन के साथ साथ सन फार्मा भी थे, ऑरबिंदो भी ओपियोइड्स ड्रग्स बनाते थे, बट उन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी कम कर दिया था जब तक ये रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हुए थे। इसलिए सबसे ज्यादा मार लुपिन को पड़ी यहाँ पर। मोर ओवर कंपनी ने जो एक स्पेशलिटी ड्रग में अपने आप को एंटर करने की कोशिश की, वहां पर भी कंपनी का मूव बैकफायर हो गया। तो वहां पर भी कंपनी को काफी ज्यादा कैश बर्न फेस करना पड़ा। एक और कंपनी के साथ इसी ईयर केस हुआ ग्लूमेट्सा का, जहां पे कंपनी को 1870 करोड़ की पेनल्टी फेस करनी पड़ी। वो केस ऐसा था कि कंपनी के पास पेटेंटेड प्रोडक्ट था जिसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा था, बट एक कंपनी उसका जेनेरिक वर्जन निकालने वाली थी मार्केट में, तो कंपनी ने उसे पैसे देकर जेनेरिक वर्जन का लॉन्च डिले कर दिया ताकि कंपनी को पेटेंटेड प्रोडक्ट पे काफी अच्छी मार्जिन मिलती रहे। तो ये कोर्ट केस, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर केस हुआ, तो कंपनी वाज बाउंड टू लूज दिस केस। तो यहाँ पे कंपनी ने आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर दिया और 1890 करोड़ की कॉस्ट इनकर करी। साथ ही कुछ इश्यूज कंपनी के साथ ऐसे भी रहे हैं कि कंपनी अभी भी ओरल सॉलिड ड्रग्स में डील कर रही है, जो यूएस में अभी प्राइस इरोजन चल रहा है एक्सेसिव कंपटीशन के कारण, वो सबसे ज्यादा ओरल सॉलिड ड्रग्स में है। सन फार्मा, ऑरबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब भी प्राइस इरोजन फेस कर रहे हैं, बट सन फार्मा ने अपना एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया है। ऑरबिंदो एंड डॉक्टर रेड्डीज का एक इंजेक्टेबल्स पोर्टफोलियो है जहां बहुत ही कम कंपटीशन है, ग्लैंड फार्मा वगैरह, यहाँ पे इन्होंने इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया है जो यूएस में प्राइस इरोजन से फाइट करने के लिए इनकी काफी हेल्प कर रहा है। जो इंडिया का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जहां कंपनी का एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, वहां बट कंपनी के मार्केट शेयर होने के बावजूद मार्जिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी के इन लाइसेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कंपनी को दूसरी कंपनीज ने लाइसेंस दिया इंडिया सेल करने को, तो भले कंपनी इंडिया में अच्छे प्राइस पे सेल करेगी, बट उसका एक मेजर चंक उन्हें, जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया है, उन्हें देना पड़ता है। इसीलिए कंपनी के मार्जिन भी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में काफी डिक्लाइन हुए। इतने प्लेगिंग इश्यूज होने के बावजूद भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने मिलता है कि कंपनी के प्रमोटर्स तो काफी अफर्म है अपनी शेयर होल्डिंग के साथ साथ, बट जो एफआईआईज का स्टेक है वो ऑलमोस्ट 10% से कम हो गया है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी अराउंड 3 to 4% से कम हो गई है। पूरी शेयर होल्डिंग अक्वायर करी है डीआईआईज ने। डीआईआईज का स्टेक 14% से 27% तक पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 to 14% का राइज है ये। तो क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण डीआईआईज अभी भी इस कंपनी पर बुलिश हैं? वेल, वन ऑफ द मेन रीजंस इज कंपनी जेनेरिक बिजनेस में 10th लार्जेस्ट है ग्लोबली, 6th लार्जेस्ट इंडियन फार्मा कंपनी है बाय ग्लोबल सेल्स, 3rd लार्जेस्ट है यूएस में प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में। कंपनी की 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 7 आर&डी साइट्स है, काफी डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस रखा है कंपनी ने अभी रिसेंटली बायोसिमिलर्स में भी एंटर किया है पेक्फिल्ग्रास्टिम प्रोडक्ट के साथ साथ, जिसकी मार्केट साइज 900 मिलियन है और यहाँ पर सिर्फ 4 प्लेयर्स ही करंटली एंटर्ड है। बायोसिमिलर्स का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट 5 years अराउंड 16% कैगर है ईच ईयर। कंपनी ने स्पिरिवा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसकी मार्केट साइज 700 to 800 मिलियन है। यहाँ कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी टू फाइल अ लॉन्च फॉर दिस प्रोडक्ट और यहाँ पे कंपनी को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा है। कंपनी अभी प्रोडक्ट लॉन्चेस क्रॉनिक सेगमेंट में कर रही है, जहाँ पे रेगुलर सेल्स बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अक्यूट सेगमेंट। और कंपनी अभी इंजेक्टेबल्स एंड बायोसिमिलर्स में, जैसे मैंने बताया कि पेक्फिल्ग्रास्टिम के साथ साथ एंड इंजेक्टेबल्स में भी कंपनी काफी ज्यादा फोरे कर रही है, क्योंकि यूएस में इंजेक्टेबल सेगमेंट प्राइस इरोजन बिल्कुल नहीं फेस कर रहा है, उल्टा वहां पे ड्रग शॉर्टेज है इंजेक्टेबल सेगमेंट में, जो आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। कंपनी की अभी एक्सपेक्टेड रीसेंट ग्रोथ इनहेलेशन बिजनेस में आएगी, जहां कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट पाइपलाइन के 25% है इनहेलेशन बिजनेस में। इंजेक्टेबल्स में कंपनी के 22% फ्यूचर प्रोडक्ट पाइपलाइन है एंड 30% कंपनी बायोसिमिलर्स में प्रोडक्ट लॉन्चेस करने वाली है, जिससे कंपनी की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर यूएस में कंपनी का प्रेजेंस देखा जाए तो कंपनी का एक प्रोडक्ट है अल्ब्यूटेरॉल, जिसका 22.6% मार्केट शेयर है। ये प्रोडक्ट से कंपनी को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। कंपनी के 44 प्रोडक्ट्स है जो मार्केट लीडर्स है। कंपनी के 160 एप्लीकेशंस पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, जैसे क्योंकि कंपनी वहाँ यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस फेस कर रही है, इसीलिए कंपनी के एप्लीकेशंस को ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर इंडियन फार्मा मार्केट में देखा जाए तो अक्यूट सेगमेंट में तो कंपनी की ग्रोथ
इंडियन फार्मा मार्केट से कम ही है। मार्केट 11% से ग्रो कर रहा है बट लुपिन 6% से ग्रो कर रहा है। बट अगर क्रॉनिक सेगमेंट में देखा जाए तो इंडियन फार्मा मार्केट की ग्रोथ फ्रॉम मार्च 18 टू मार्च 2022 12% रही है, बट लुपिन की ग्रोथ 2% ज्यादा है, यानी 14% रही है। कार्डियक सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ 14% रही है एज कम्पेयर टू इंडियन फार्मा मार्केट। एंटी डायबिटीज सेगमेंट में जहां मार्केट की ग्रोथ 11% रही है, लुपिन की ग्रोथ 16% रही है। रेस्पिरेटरी सेगमेंट में भी 15% से ग्रोथ रही है। लुपिन ने रिसेंटली दिसंबर 2021 में डायग्नोस्टिक बिजनेस में भी एंटर किया है। डायग्नोस्टिक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 80 to 85% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, बट लुपिन की एंट्री के साथ ही साथ अडानी ने भी इस बिजनेस में एंट्री ले ली है, टाटा 1mg ने भी इस बिजनेस में एंट्री ले ली है, जिसके कारण इस बिजनेस में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन चल रहा है। तो देखा जाए डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज मार्केट को ड्यू टू देयर स्केल बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा, बट यहाँ पे गेम पूरा कॉम्प्लेक्स टेस्ट का है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मशीन्स एंड हाई मेंटेनेंस मशीन्स बाय करनी पड़ती है, जिसका एडवांटेज बड़े प्लेयर्स को तो मिलता ही है। लुपिन का प्लान है कि वो आगे चल के 100 लैब्स एंड 1000 कलेक्शन पॉइंट्स ओपन करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। बट इस सेगमेंट में जो अभी जो प्राइस वॉर चल रहा है, वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा कि लुपिन कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे एक बहुत अच्छी फाइट देता है। बट फॉर द टाइम बिंग ये कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा और रिटर्न कंपनी को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये भी कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे थोड़ा सा ड्रैग रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, डू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लीव अ कमेंट कि आप नेक्स्ट फार्मा सेक्टर में कौन से कंपनी का एनालिसिस देखना चाहेंगे। डू सब्सक्राइब टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू।